नमस्कार। त्रेता युग की यह कथा है। सत्यव्रत नामक एक राजा था। एक समय ऐसा हुआ कि पड़ोस के किसी राजा ने उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई की और तभी उस राज्य में अकाल हुआ। राजा बहुत चिंतित हो गया क्योंकि वहाँ पर सिपाहियों को भी खाना देना था और यहाँ पर राज्य में लोगों को भी अन्न देना था। तो वो अपनी कुंडली को लेकर उनके जो राज ज्योतिषी थे नृषि देवज्ञ उसके पास जाता है। अब ये नृषि देवज्ञ जी राजा की कुंडली का अभ्यास करते हैं, राज्य की कुंडली का अभ्यास करते हैं और संहिता के ग्रंथों का अभ्यास करके ऐसा सूचन देते हैं कि आपके राज्य में रत्नाकर नामक एक सज्जन व्यापारी है, आप वहाँ पर जाओ, वो आपको मदद करेगा। राजा खुद रत्नाकर के पास जाता है। राजा की बात सुनकर रत्नाकर अपने सारे गोदामों में जितना भी अन्न था वो सब प्रजा के लिए खुला रख देता है। कुछ समय पश्चात युद्ध समाप्त होता है, राजा की जीत होती है और अकाल की व्यवस्था में भी सुधार आता है। सो चारों तरफ राजा की भी वाहवाह होती है और रत्नाकर जी की भी यश कीर्ति बहुत बढ़ जाती है। अब भाग्य का क्रम कुछ ऐसा था कि कुछ समय के पश्चात रत्नाकर जी को व्यापार में बहुत भारी नुकसान होता है और उनको ही खाने पीने में दिक्कत हो जाती है। तो उनकी पत्नी रत्नाकर जी को ये कहती है कि आप राजा के पास जाइए, आपने राजा को मदद की थी तो राजा भी आपको मदद करेगा। ये बात सुनकर दूसरे दिन सुबह रत्नाकर जी राजा को मिलने जाते हैं। राजा पूरी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कल आना। शाम को वह रत्नाकर जी की कुंडली को लेकर वापस नृषि देवज्ञ के पास जाते हैं। तब नृषि देवज्ञ उनको ये सलाह देते हैं कि आप कल उस रत्नाकर जी को एक बकरी का दान दीजिए, शी गोट का दान दीजिए। दूसरे दिन रत्नाकर जी आते हैं, राजा उनको बकरी का दान देता है। अब बकरी को देखकर बहुत नाखुश तो रत्नाकर जी होते ही है, लेकिन राजा के सामने कौन बोल सकता है। सो बकरी को लेकर अपने घर पर आते हैं। उनकी पत्नी और उनके जो संतान थे उनको भी आश्चर्य होता है कि ये कौन सी चीज़ दान में दे दी। अब राजा ने उनको ये बताया था कि जब भी बकरी को कुछ हो जाए और बकरी की समस्या हो जाए, आप वापस दोबारा मुझे मांगने आ जाना, आई डोंट माइंड। तो 7 दिन के अंदर ही बकरी की मृत्यु हो जाती है। 8वें दिन रत्नाकर जी वापस राजा के पास जाते हैं। दूसरे दिन राजा रत्नाकर जी को एक बैल बुल का दान देता है और कहता है कि अगर वापस बुल को कुछ हो जाए तो वापस आ जाना। 1 महीने के पश्चात उस बुल का डेथ हो जाता है, वो बुल भी मर जाता है। दूसरे दिन वापस रत्नाकर जी राजा के पास जाते हैं। तीसरी दफ़े राजा उनको एक युगल, नव विवाहित युगल, दैट मीन्स हस्बैंड और वाइफ, दान में देते हैं। अब उनको लेकर जब घर पहुंचते हैं रत्नाकर जी, तब इस पहली दफ़े रत्नाकर की पत्नी और संतान इसका विरोध करते हैं कि हमें ही क्या खाना पीना है उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं, तब इनका गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन अब राजा को कुछ बोल नहीं सकते थे, तो कुछ ना कुछ तरह से उन्होंने चला लिया। अब मज़ा ये हुआ कि ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए और 3 महीने के दौरान उस युगल को कुछ नहीं हुआ। तो रत्नाकर जी राजा के पास गए ही नहीं थे। 3 महीने के बाद राजा खुद रत्नाकर के पास आता है और सबकी खैरियत के बारे में पूछता है। उस युगल को भी देखता है। खाने पीने में अब भी समस्या थी, पैसे थे नहीं, लेकिन जितने भी घर के लोग थे इंक्लूडिंग दिस नव युग जिनको दान दिया था राजा ने, वो नव युगल भी सुरक्षित था। तो ये देखकर राजा उनको बोलते हैं कि दैट्स फाइन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कल सुबह दरबार में आ जाना। रत्नाकर जी जैसे राजा ने बोला था दूसरे दिन दरबार में आते हैं। जब रत्नाकर जी दूसरे दिन पहुंचते हैं दरबार में, तब राजा उनको राजा बना देता है। अब रत्नाकर जी को इतना आश्चर्य होता है कि अगर आपको मुझे राजा ही बनाना था
तो पहले ही बना देते। इसका रहस्य क्या है? तब राजा ये कहते हैं कि जब तू पहली दफ़े जब तूने मेरी मदद की थी, तब से मेरे दिमाग में ये तय था कि तेरे जैसे सज्जन व्यक्ति को ही मैं राजा बनाऊंगा। जब तू पहली दफ़े पूछने आया कि मुझे मदद करो, तब मैंने अपने ज्योतिषी से कंसल्ट किया और ज्योतिषी ने मुझे ये सलाह दी कि इसके ग्रह योग अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसीलिए पहली दफ़े मेष राशि को रिप्रेजेंट करती हुई बकरी का दान दिया गया, जो कि 7 दिन में मर गई। दूसरी दफ़े जब तू आया, तब वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करते हुए बुल या बैल का दान दिया गया, जो कि 1 महीने के अंदर ही मर गया। तीसरी दफ़े जब तू आया, तब मैंने तुम्हें नव विवाहित युगल का दान दिया, जो कि मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है। हमने सबसे पहले तुम्हारे ग्रहों को ठीक किया, तुम्हारे ग्रहों की शांति की, तुम्हारे ग्रहों का जो पावर था उसको बढ़ाया। जब वो सब बराबर हो गया, उसके बाद तुम्हें मदद की जा रही है। ऐसा कहकर राजा वैशज्य रत्नावली का यह सूत्र कहता है, प्रतिकृत्य ग्रहानादौ पश्चात कुर्यात् चिकित्सितम, अर्थात पहले ग्रहों को अनुकूल करना चाहिए, उसके बाद ही चिकित्सा या किसी भी तरह का उपाय करना चाहिए। आज का जो ये वीडियो है और आज से ये जो श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस पूरी श्रृंखला में किस तरह से ग्रहों को ठीक किया जाता है, उसके प्रैक्टिकल उपायों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे ही ग्रहों को ठीक करने की बात आती है, जैसे ही ग्रहों को पावरफुल करने की बात आती है, सबसे पहला उपाय और कॉमन उपाय जो कहा जाता है वह है उस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए रत्न को धारण करना। दैवज्ञ गोविंद ने उसके लिए यह सूत्र दिया है, यद ग्रहकृतं दौष्ट्यम तस्य ग्रहस्य तुष्टै तद रत्नम धार्यम, अर्थात जिस ग्रह का दोष हो उसको प्रसन्न करने के लिए उसका रत्न धारण करना चाहिए। अब ग्रहों के रत्न जो है वो बहुत ही महंगे होते हैं और ग्रह सच्चे हैं या बनावटी है, वह समझने के लिए हमें जेमोलॉजी का अभ्यास भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद रत्नों को अफोर्ड भी ना कर पाए। तो जेम्स के बाद जो दूसरा सबसे प्रचलित उपाय दिया गया है वह है यंत्र को धारण करना। जो भी ग्रह खराब है उस ग्रह का यंत्र बनाना चाहिए और यंत्र को अपने पास रखना चाहिए। अब यंत्र बनाना भी कॉमन बात नहीं है, उसके पीछे भी बहुत गहरा विज्ञान है। मेरा एक पुराना वीडियो है यंत्र, साइंस ऑफ विश फुलफिलमेंट। मेरी सलाह है कि आप वो देखना, वो देख के आपको समझ में आएगा कि यंत्र बहुत ही गहरा विज्ञान है। सबसे पहले जो उपाय था रत्न को धारण करना, वो बहुत कॉस्टली अफेयर है और यंत्र को बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। शास्त्रों ने आगे जाकर ऐसे उपायों के बारे में बात की जो कॉस्टली भी ना हो, कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो और सब लोग कर सके। और इतने जब हम उसका अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही सस्ते हैं, ये कोई भी कर सकता है। तो वैसे ही उपायों के बारे में यह श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं और उसके लिए ज्योतिर्विदाभरण में यह श्लोक दिया गया है, खगे ऋता साधु फलम जनेन तदर्चया यत् तदिदम वरेण्यम सद औषधि स्नान विधान होमा पवर जनेभ्यो अभ्युदयाय वा स्यात्। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। ऐसा कहा गया है कि ग्रह की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए या फिर उसकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है उस ग्रह का मंत्र जाप बोलना। कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप कर सकता है और कहीं पर भी कर सकता है। मंत्र जाप करना सबसे आसान है। उसके बाद कहा गया है कि उस ग्रह से रिलेटेड जो औषधि है, उस औषधि को पानी में मिला के उससे स्नान करने से भी ग्रहों का दोष दूर होता है। इतना ही नहीं, उस ग्रह को जो रिप्रेजेंट करता हुआ मटेरियल है, द्रव्य है, उस द्रव्यों को लेकर होम हवन या यज्ञ करने से भी ग्रहों की
शांति की जा सकती है। इतना ही नहीं, उस ग्रह को जो रिप्रेजेंट करते हैं वैसी वस्तुओं का दान देने से भी ग्रहों का पावर बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उस ग्रह को जो रिप्रेजेंट करते हुए व्यक्ति है, जैसे कि सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं राजा और पिता, तो अगर सूर्य ग्रह को ठीक करना है तो राजा के लिए या पिता के लिए अगर आप कुछ करोगे तो सूर्य ग्रह ठीक हो जाएगा। वैसे ही जिस ग्रह को जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है उसके लिए अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो भी ग्रहों की शांति की जा सकती है और ग्रहों के पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे ही हम इतना सुनेंगे, एक वर्ग है जिनके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो भाग्य में लिखा है वही तो होता है, तो हम ग्रहों को ठीक करके हमारे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। तो वो समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शास्त्र में भाग्य की बात आती है तब शास्त्र खुद कहता है कि 3 तरह के भाग्य होते हैं, तीव्र, मध्यम और मंद, या फिर ऐसा समझ के चलो अनिवार्य प्रारब्ध, दैट मीन्स इनएविटेबल या एसेंशियल डेस्टिनी, अर्ध अनिवार्य प्रारब्ध, दैट मीन्स सेमी एसेंशियल डेस्टिनी, और निवार्य प्रारब्ध, दैट मीन्स नॉन एसेंशियल डेस्टिनी। सो ये 3 तरह के प्रारब्ध होते हैं। उसमें से मध्य प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध को पूरी तरह से बदला जा सकता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब मज़ा ये है कि ये जो हमारा प्रारब्ध है या ये जो हमारा नसीब है, वही वो जो नसीब है वो हम तक पहुंचाने का काम जो करते हैं उनको ही तो ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति संहिता में ग्रहों की ये व्याख्या की गई है, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहाः कर्म फल प्रदाः, अर्थात जो हमारा नसीब है या हमारे जो कर्मों का फल है वो हम तक पहुंचाने का काम ग्रह करते हैं। और अगर हम उससे रिवर्स जाए, दैट मीन्स अगर कोई मंद प्रारब्ध है या फिर कोई मध्यम प्रारब्ध है और अगर हम ग्रहों की पूजा करें तो उससे हम हमारे मंद प्रारब्ध को या फिर मध्यम प्रारब्ध को पूरी तरह से बदल सकते हैं। होरा रत्न नामक ग्रंथ में इसके लिए स्पष्ट सूचन दिया गया है। आप देखिए, हन्यते दौर्बलम दैवम पौरुषेण विपश्चिता, अर्थात जो हमारा मंद प्रारब्ध है उसको दूर करने के लिए हमें पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए, हमें सफलता मिलती है। इतना ही नहीं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वेद व्यास जी तो इससे भी आगे जाके कहते हैं कि गोचर, दैट मीन्स ट्रांजिट में या जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब हो, अशुभ फल देने वाला हो, तो उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न होकर वह ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। आप श्लोक देखें, गोचरे वा विलग्ने वा ये ग्रहा अरिष्ट सूचकाः पूजयेत् तान् प्रयत्नेन पूजिताः स्युः शुभप्रदाः। सो आने वाले समय में हम सभी 9 ग्रहों की शांति किस तरह से की जा सकती है, उनके पावर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को क्रमशः देखेंगे। आज की बात मैं एक ऋचा के साथ करना चाहूँगा। अथर्ववेद की यह ऋचा है जो ये कहती है कि ग्रहों की शांति पॉसिबल है, ग्रहों के पावर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ऐसे प्रैक्टिकल उपायों के द्वारा। आप अथर्ववेद की यह ऋचा देखें। शन्नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वान् शं अन्तकः उत्पाताः पार्थिवः अंतरिक्षाः शन्नो दिविचरा ग्रहाः। शुभम भवतु। प्रणाम।